नमस्ते, मैं अन्वेषक एनजेड शून्य हूँ। आपके पॉडकास्ट लैटिन भयानक कहानियों और अन्य में आपका स्वागत है। सुनने से पहले विवरण में चेतावनी नोटिस पढ़ना याद रखें। यदि आप नए हैं तो रुकें, पढ़ें और जारी रखें। मैं आपको YouTube पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमें फॉलो करने, टिप्पणी करने और हमें पसंद करने के लिए धन्यवाद। यहाँ YouTube। निम्नलिखित को सुनें और अपने मन में कल्पना करें। सांप्रदायिक। मिल्टन सेसर बेरोकल कास्टानेडा उर्फ टोटो द्वारा बताई गई वास्तविक घटनाओं पर आधारित सांप्रदायिक, एडुआर्डो लियान द्वारा लिखित और रूपांतरित। मैं लीमा में रहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मुझे टोटो के नाम से जानते हैं और यह कहानी मुझे कुछ समय पीछे ले जाती है, जब मैं बहुत छोटा था और वह समय था जब मुझे अपने दादा के घर पर एक भयानक अनुभव हुआ था। मैं ब्रेना जिले में रहता था। मैं और मेरे माता पिता नियमित रूप से जिले के एक दूरदराज के हिस्से में उनसे मिलने जाते थे। उनका घर एक पूर्वनिर्मित बारबेक्यू क्षेत्र से बना था, जैसा कि पारंपरिक रूप से पेरू में बनाया जाता है, जिसने इसे एक ग्रामीण स्वरूप और एक बहुत ही शांत प्रभाव दिया। जैसे ही मैं बरामदे पर बैठा समय बीतता देख रहा था, मुझे शांति का वह एहसास अच्छा लगा, और इससे भी अधिक क्योंकि दादाजी मेरे लिए हमेशा एक अच्छे इंसान थे। उनका घर बहुत विशाल नहीं था, लेकिन उसमें कई अच्छे कमरे थे जहां हम रुक सकते थे। और सबसे दिलचस्प बात एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जो घर के ऊपरी हिस्से में एक पूरे कमरे को कवर करती थी। यह विभिन्न विषयों पर विश्वकोशों और पुरानी पुस्तकों से भरा हुआ था। वहां प्रवेश करना उसका लक्ष्य ज्ञान की उस विधा में था जिसमें पुराने कागज और स्याही की गंध आती थी। उस जगह ने आपको यह एहसास दिलाया कि समय धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि आप सुबह में प्रवेश करते थे या वॉल्यूम के साथ निकलते थे और अंधेरा होने पर समाप्त होते थे। यह आम बात थी कि प्रत्येक दौरे पर मैं पढ़ने के लिए रुकता था और एक छोटी सी खिड़की से देखता था। सड़क गोधूली बेला। वहां उसने लोगों को जल्दी जल्दी घर जाते देखा। हालांकि कुछ और भी था, अक्सर नहीं, लेकिन उस कमरे का माहौल बहुत अजीब था। बंद दरवाजे और धीमी पीली रोशनी उसे बहुत उदास दिखा रही थी, लेकिन इसके अलावा मुझे अपने कंधों पर एक तरह का दबाव और देखे जाने का एहसास भी हो रहा था। मैंने सोचा कि यह मेरी घबराहट और छिपे हुए विषय थे जो मैं कभी कभी किसी डरावनी किताब के कुछ खंडों में पढ़ता था, जिसने शायद मुझे उजागर कर दिया। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं जानता था, लेकिन कभी कभी मैं शांत नहीं रह पाता था और अंदर ही अंदर मुझे कमरा या घर भी छोड़ना पड़ता था। सबसे अजीब बात तब घटित होने लगी जब एक दोपहर मैं स्कूल से लौट रहा था और अपने दादाजी को देखने के लिए रुका। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था, संगीत सुन रहा था और कुछ ही दूरी पर मैंने घर देखा। जैसे ही मैं पास आया, मैंने लाइब्रेरी की खिड़की में किसी प्रकार की गांठ देखी और मान लिया कि यह दादाजी थे। ऐसा लग रहा था जैसे काले कपड़े पहने कोई व्यक्ति सड़क पर देख रहा हो, लेकिन फुटपाथ पार करना अब वहां नहीं था। सबसे अजीब बात यह है कि दादाजी हमेशा मेरा स्वागत करते थे, और जब मैंने पूछा कि उस कमरे में कौन है, तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से जवाब दिए बिना केवल घबराहट भरी हंसी उड़ा दी। और वास्तव में जब मैं घर में जांच करने गया तो वहां केवल वह और उसकी यादें थीं। फिर एक दोपहर उसने एक ऐसी खोज की जिसने मेरी सोच बदल दी। जब मैं कुछ किताबें देख रहा था तो मुझे पता चला कि एक शेल्फ के पीछे कुछ ऐसा जोड़ था जो मैंने नहीं देखा था। यह एक छोटी सी कोठरी की तरह थी जो लोहे की फिटिंग वाले एक पुराने ट्रंक पर टिकी हुई थी और एक मोटे ताले से बंद थी जो आधुनिक दिखती थी, जो संदूक की देहाती शैली से मेल खाती थी। पहली छाप ने मुझे जिज्ञासा और इसे खोलने की इच्छा के लिए प्रेरित किया सामग्री देखने के लिए, लेकिन ताला बहुत सुरक्षित था और ताला धारक कीलक लगी हुई थी, इसलिए उन्हें देखे बिना इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था। धड़ से मुठभेड़ वहीं रह गई और समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया जब मैंने विश्वविद्यालय जाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही दादाजी से मिलना कम हो गया। वह दिन अचानक आया जब उनका निधन हो गया और उनके साथ कई यादें और रहस्य भी चले गए। घर और संपत्ति मेरे पिता की विरासत का हिस्सा बन गए।
मैं इतना भाग्यशाली था कि मैंने उनसे किताबों का पूरा संग्रह अपने पास रखने के लिए कहा। उन्होंने न केवल इसके लिए सहमति दी, बल्कि उन्होंने मुझे कॉलेज खत्म होने तक घर में रहने और संपत्ति की देखभाल करने की अनुमति दी। इसलिए बिना किसी देरी के मैं उस घर में चला गया जो मेरे दादाजी का था। लाइब्रेरी मेरे लिए संपूर्ण आउटलेट थी। मैं सुबह होने तक घंटों वहीं पढ़ता रहता। जब मेरे पास स्कूल नहीं होता या जब मैं स्कूल से घर आता तो मैं वहीं पढ़ना जारी रखता जहां मैंने छोड़ा था। तभी मैंने उस जगह को साफ करने की कोशिश की और मुझे ट्रंक फिर से दिखाई दिया। मैं तो पहले ही भूल चुका था। सबसे पहले मैंने इसे खोलने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने चाबियों के पूरे सेट का उपयोग करने की कोशिश की जो मेरे पिता ने मुझे दिया था। जब मैंने एक चाबी को खुलते हुए देखा तो मेरे मन ने कल्पना की कि अंदर क्या था और इससे मैं चिंता से भर गया। जब मैंने इसे खोला तो ढक्कन की चरमराहट और बासी कागज की गंध ने मुझे अभिभूत कर दिया। जब मैंने सामग्री देखी, मेरा इंतजार पूरा हो गया था। वे पांडुलिपियों के साथ लिखी गई किताबें और पुराने कागजात थे। जादू टोना, जादू, कॉलिन और प्रभुत्व की ग्रिमोयर्स, कीमिया मैनुअल और अन्य गूढ़ चीजें जो मुझे आकर्षक लगीं और मैंने उन्हें पढ़ने के लिए इंतजार नहीं किया। मुझे यह सोचकर चिंता हुई कि मेरे दादाजी ने इस सामग्री को बहुत अच्छी तरह से छुपाया था ताकि किसी को पता न चले कि उन्हें क्या महसूस हुआ, कि उन्होंने कुछ ऐसा अभ्यास किया था जिसमें काले जादू का अनोखा स्वाद था। जैसे ही मैंने दादाजी के संग्रह को खंगाला, मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कुछ दस्तावेज थे। उनमें से एक में एक अजीब मुहर के साथ एक पांडुलिपि थी जो पुरानी थी, जिसे एक गुप्त समाज के सदस्य के रूप में प्रकाशित किया गया था, जो शैतान की पूजा और जादू टोना के विभिन्न मामलों के अभ्यास के लिए समर्पित था। निसंदेह मेरे मन में एक भावना आ गई और मैंने पूरे घर में खोजना शुरू कर दिया। मैं इसे दस्तावेज में वर्णित पर आजमाना चाहता था, इसलिए मैं तुरंत दादाजी के कमरे में भाग गया और सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। दीवार और पुराने फर्नीचर पर यादगार वस्तुओं के अलावा मैं कभी भी अंदर नहीं गया था और सटीक रूप से कहूँ तो। और वहाँ एक बड़ी कोठरी थी जहाँ वह अजीब चीजें रखता था, मोमबत्तियाँ, काली मोमबत्तियाँ और अन्य किताबें। और तभी मैंने छाती पर पहनी हुई एक बड़ी सील के साथ एक प्रकार का काला मखमली स्पर्श देखा। वहाँ एक चांदी का चाकू भी था जिसमें हड्डी की मूठ पर प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं था, दादाजी वास्तव में जादू टोना और काला जादू करते थे। जिज्ञासा के साथ मिश्रित डर की भावना ने मुझे घर के अंदर और अधिक सबूत खोजने के लिए प्रेरित किया। मैंने हर कोने को ध्यान से देखने का काम अपने ऊपर ले लिया। मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो मुझे बताए कि दादाजी वास्तव में एक चुड़ैल थे और उनकी शक्तियां क्या थीं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कुछ नहीं मिला। सत्य को खोजने के मेरे जुनून ने मुझे कई दिनों तक एकांत में रखा, जिसमें मैंने हर जगह खोज की। एक सन्यासी भावना मुझ पर हावी होने लगी। एक दिन मैंने फैसला किया कि आराम करने के लिए बाहर जाना, अपने दोस्तों के साथ जाना और शराब पीना बेहतर है। वह अब और सोचना नहीं चाहता था और वह घर के अंदर खोजबीन जारी नहीं रखना चाहता था। पार्टी की एक जबरदस्त रात के बाद मैं भोर में लौटा, जिसे बहुत समय पहले मैं मुश्किल से खोल सका था। जब मैंने ऐसा किया तो मैं प्रवेश द्वार पर आराम कुर्सी पर बैठ गया और चक्कर के थोड़ा कम होने का इंतजार करने लगा। नींद ने मुझ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और जब मुझे एक प्रकार का बोझ महसूस हुआ तो मैंने खुद को लगभग वंचित कर लिया। मेरा भय से मिश्रित होना कुछ अतार्किक था, भय जो मैं महसूस कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया और मैं पेशाब करने के लिए रुक गया और मुझे घर के अंधेरे से डर लग रहा था। जब मैं अपनी जरूरतों के लिए गया तो मुझे अत्यधिक ठंड महसूस हुई, जिससे मेरी त्वचा रेंगने लगी। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला, अकेलेपन और डर की भावना ने मुझे घेर लिया। तभी मुझे अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मेरी आंख के कोने से मैंने देखा कि कोई ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ा है। मैं रुक गया और सबसे पहले मुझे लगा कि यह कोई चोर है,
लेकिन जब मैंने अपना शरीर घुमाया तो मैं पूरी तरह तनाव में आ गया जब मैंने देखा कि यह कोई हुर वाला आदमी था जो वहाँ था, जैसे कि मुझे देख रहा हो। वह मुझे घूर कर देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने वह अनुष्ठानिक स्पर्श पहना हुआ था जो उसे अपने दादाजी की कोठरी में मिला था और उसके हाथ आस्तीन में फंसे हुए थे, जो हुर के अंदर अंधेरे की छाप के साथ मिलकर मुझे उसका चेहरा सीधे देखने से रोकता था। इससे मेरा दिमाग अब पूरी तरह से उत्तेजित हो गया। वह बोल नहीं पा रहा था और लगभग कांप रहा था। वह प्रेत मुझे देखे बिना बस सीढ़ियों से नीचे चलने लगा। मैं वहीं खड़ा रहा, सांस लेना भी नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया और घर से भागने के बजाय मैंने अपना साहस जुटाया और सभी लाइटें चालू करके चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गया, जैसे कि उस दृश्य के पूरी तरह से गायब होने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मैं कितना गलत था। वह हुर वाला आदमी दादाजी के कमरे के अंदर था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। कमरे के अंधेरे ने मुझे बताया कि वह वहां था। और इतना ही नहीं, वह कोठरी में भी चला गया। किसी तरह वह वहां से गुजरा और मेरी चकित आंखों के सामने से गायब हो गया, बिना किसी हिचकिचाहट के। और अभी भी नशे में धुत होकर मैं कमरे में यह देखने के लिए भागा कि अंदर क्या है। मैंने लाइट जला दी और बहुत सावधानी से कोठरी में जाने लगा। तब मुझे ध्यान आया कि उसके पीछे किसी प्रकार का जाल था। बड़े प्रयास से मैं कोठरी को हिलाने में सफल हुआ, हैच हटा सका और मैं देख सका कि दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिस पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। इसे दादाजी के कमरे के पीछे करीने से रखा गया था और केवल कोठरी के पीछे के छेद से ही इसमें प्रवेश किया जा सकता था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह जोड़ अस्तित्व में है। फिर मैं लगभग पूरी तरह से अंधेरे में चला गया और अपना लाइटर चालू कर दिया, जिससे रोशनी हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं अंततः दादाजी के अनुष्ठान कक्ष में पहुंच गया हूं। अंदर अजीब चित्र और मूर्ति पूजक प्रतीक थे। ट्रंक में किताबों में देखा। इसे हर जगह लाल रंग से चिह्नित किया गया था और फर्श पर एक पूरी तरह से चित्रित पेंटाग्राम था जो छोटे कमरे को एक अंधेरा और शैतानी रंग देता था। मैंने प्रतीकों को देखना समाप्त नहीं किया था जब पृष्ठभूमि में अंधेरे के बीच में एक पेंटिंग उभरी। इसमें शैतान की आकृति थी और एक तरफ बैफोमेट का चित्र था जो इसे और अधिक भयावह अर्थ देता था। मामला क्या मैंने जो कुछ भी देखा उससे मैं घबरा गया और मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर से एक आवाज सुनने से पहले नहीं जो मुझसे कह रही थी कि यह तुम्हारा है। मैं यह देखने के लिए मुड़ा कि मैं कहाँ रुका था। कमरे के अंधेरे में मैं हुड वाले आदमी की आकृति को पहचान सकता था और जब मैंने टोगा और छाती पर कढ़ाई किए हुए प्रतीक को देखा तो मुझे यह समझ में आया। यह दादाजी थे, सबसे कम एनिमा आत्मा जो आसपास थी, जो मुझे डरावनी और शैतानी प्रथाओं की विरासत दे रहे थे, जिसने मुझे एक भयानक डर दिया, जिसने मुझे जाल के माध्यम से रेंगने और घर से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। एक घर जहां मैं अकेले वापस नहीं गया और मैं बस अपना सामान ले गया और अगले दिन मैं अपने माता पिता के घर वापस गया और अपने पिताजी को बताया कि मुझे क्या पता चला। अजीब बात है, मैंने जो रहस्योद्घाटन उसे बताया था उस पर वह घबराया नहीं। उसने बस मुझे घूर कर देखा, जैसे कि वह वास्तव में जानता हो कि मैंने क्या कहा था। और तब मुझे यह पता चला, वह सब कुछ जानता था और शायद वह आपका ही था। पंथ, मेरा मन अपने पिता के सामने रहने से भी डरता था। मुझे नहीं पता कि उसके साथ मेरी दूरी कितने समय तक रही। कुछ समय बाद उन्होंने घर को एक निर्माण कंपनी को बेच दिया, जिसने ट्रंक में किताबों और दादाजी की चीजों से कुछ कॉन्डोमिनियम बनाने के लिए इसे फेंक दिया। मैं अधिक नहीं जानता था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पिता को मिल्टन कास्टेनेडा द्वारा बताई गई वास्तविक घटनाओं के आधार पर संप्रदायवाद के बारे में कुछ पता होना चाहिए। एडुआर्डो लिनन द्वारा लिखित और रूपांतरित। मैं iBooks के माध्यम से इस अनुभव को साझा करने के लिए मिल्टन की बहुत सराहना करता हूं और मैं उन्हें बहुत धन्यवाद भी देता हूं। कहानी के रूपांतरण में हमारा समर्थन करने के लिए एडुआर्डो लिनन। दूसरी ओर, आपने इस वीडियो में साझा की गई कहानी के बारे में क्या सोचा?
क्या आप ऐसे ही किसी मामले के बारे में जानते हैं या आपने सुना है? याद रखें कि हम अधिकांश उपाख्यानों को प्राप्त करते हैं और उन पर विचार करते हैं। हालांकि हाँ, दुर्भाग्य से हम तक पहुंचने वाली कहानियों की संख्या के साथ साथ देरी भी होती है, इसलिए इसे लेकर बहुत धैर्य रखें। हम अगले वीडियो में आपसे सुनेंगे। हमें फॉलो करें, सदस्यता लें और YouTube पर साझा करें। इससे मुझे इस परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है। अपनी राय दें। विवरण में आपको अपनी कहानियां भेजने के लिए ईमेल मिलेंगे यदि आप उन्हें साझा करना पसंद करते हैं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूं। अगले एपिसोड तक लैटिन भयानक कहानियां और भी बहुत कुछ।